नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। जिस खास प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज फिर से आपकी परेशानी और समस्याओं के समाधान निकालने के लिए हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि न्यूज 24 अपने दर्शकों के लिए संजीदा और संवेदनशील रहा है और रहेगा। इसलिए हम आपकी हर परेशानी और उलझन को सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। जी हां, हमें शो के बेसिक टिप्स विद पल्लवी झा के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपसे आपकी परेशानी जाने और एक्सपर्ट के जरिए आपका मार्गदर्शन करें। आप अपनी परेशानी बताने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक पर भी सवाल भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी समस्या का समाधान निकाल सके। तो आज भी हम उस दहलीज के बाहर भटकते मरीजों, तीमारदारों की सुध लेने की कोशिश करेंगे जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जी हां, पहले एपिसोड में भी हमने कोशिश की थी कि एम्स में मरीज जो भटक रहे हैं उनकी समस्या सुलझाई जाए, जिसको लोग लेकर के लोगों के पास जो प्रश्न थे उन्होंने हमारे पास भेजा। तो आज हम कोशिश करने जा रहे हैं उन सारे प्रश्न के उत्तर किस तरीके से दिए जाएं वो हम आगे बताएंगे। लोगों के सवालों का जवाब ढूंढेंगे ताकि एम्स में इलाज कराने आए लोगों की परेशानी का हल जल्दी से जल्दी निकले। तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूं प्रोफेसर रीमा दादा का, जो कि एम्स में मीडिया डिवीजन की हेड हैं। साथ ही साथ मरीज और तीमारदार के साथ मेरी सहयोगी अनुष्का इस वक्त एम्स के बाहर है, जो कि मरीजों और तीमारदारों के साथ जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार अनुष्का का रुख करना चाहूंगी। अनुष्का, काफी ज्यादा ठंड है, कपकपाती हुई ठंड है, ऐसे में मरीज बाहर भी हैं, अस्पताल के अंदर भी हैं। कुछ तो इतने मजबूर हैं कि वहां पर जो फुटपाथ है वहां पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? किस तरीके की परेशानी वहां पर आपको दिख रही है? पल्लवी, अब अगला नंबर मेरा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर मैं खड़ी हूँ और ये चेहरे आप देख सकते हैं, इन मरीजों के चेहरे आप देख सकते हैं, जिनके मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि अब अगला नंबर मेरा, लेकिन कब? देखिए, एम्स वो अस्पताल है जहां पर भगवान साक्षात रूप में मौजूद हैं और इलाज के नाम पर कई चमत्कार भी हुए हैं, मरीजों को बेहतर इलाज भी मिला है। लेकिन यहाँ का नंबर सिस्टम जो है एक समस्या पैदा करता है। यहाँ पे अगला नंबर मेरा कब आएगा, इसी आस में ये सभी चेहरे, ये आंखें आप देख सकते हैं, ये दर्द इनकी आंखों से बयान होता है। भले शिकायत करें ना करें, लेकिन इनकी यही शिकायत है कि अब अगला नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या समस्या है इनकी, क्योंकि दिसंबर का महीना है, कड़कती ठंड, और इस कड़कती ठंड में ये लोग यहीं सोते हैं और यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने टाइम से ये लोग वेट कर रहे हैं इनके इलाज के लिए। कुछ लोग तो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 2 महीने से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कुछ को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन चलिए मरीजों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को पता करते हैं। और दिल्ली 24 आज वो माध्यम बना है जो इनकी समस्या का समाधान भी करेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, आप कहाँ से हैं? हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, ग्वालियर से? हाँ, एमपी से। क्या समस्या आ रही है? मेरी समस्या ये आ रही है मैम कि मेरे पति का 8-9 महीने से इलाज चल रहा है, तो एडमिट थे, छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई, उसके बाद में इनकी जो दवाई चल रही है सबसे महंगी है, तो मुझे 10 दिन की दवाई के लिए चक्कर काटना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से दवाई 10 दिन की मिलती है। और डॉक्टर ने बोला है कि एक आंख तो गई है, निकाल दी है। आप देख सकते हैं कि एक आंख निकली हुई है और एक आंख में इन्फेक्शन घुसा हुआ है, और डॉक्टर बोलते हैं दवाई अगर नहीं मिली तो एक आंख भी चली जाएगी। और मुझे काम धंधा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम दवाई के चक्कर काटने के पीछे यहाँ डले हैं। अनुष्का, इनसे ये सवाल करिए कि जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है, अनुष्का, इनसे ये सवाल करिए कि जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, क्या वो दवाई एम्स से ले रही हैं या बाहर से लेना पड़ रहा है? आप जो दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं, हाँ, वो आप दवाइयाँ एम्स से ले रही हैं या फिर बाहर से ले रही हैं? एम्स से मिल रही है 10 दिन की, और सिर्फ 10 दिन की मिल रही है? हाँ, सिर्फ 10 दिन की। तो MRI लिखी है, अभी डॉक्टर ने बोला है कि दिमाग में इन्फेक्शन घुस गया है, तो उसके लिए MRI के लिए
पैसे माफ तो हो गए मैम। दवाई के लिए नहीं। दवाई है, एक कॉन्ट्रास्ट है जो 2,500 रुपये मांगे जा रहे हैं मेरे से, और हम सुबह से चक्कर काट रहे हैं, मेरी MRI नहीं कर रहे हैं। बोल रहे 2,500 रुपये जमा कराओ और तब MRI होगा, और आज का डेट है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से लाएं 2,500 रुपये? चलिए देखिए अनुष्का, बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं और ऐसे में जवाब के लिए ही हमारे साथ प्रोफेसर रीमा दादा मौजूद हैं, जो कि बारीकी से लोगों को समझाती हैं कि अगर समस्या है भी तो निदान भी एम्स के पास ही है। और डॉक्टर रीमा दादा, आपने सुना कि मरीज किस तरीके से वहाँ पर बेहाल परेशान हैं। ऐसे में दो समस्याएं वहाँ पर उन्होंने कही, एक कि दवा लेने के लिए उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है, और दूसरा MRI को लेकर के जो स्थिति है वो उन्होंने बताई कि 2,500 रुपये जमा करना होगा। हालांकि कुछ लोगों में ज़रूर इस बात की कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो कमी है कि एम्स अस्पताल में नॉमिनल फ़ीस लगता है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसीलिए वहाँ पर कुछ चीज़ों के चार्ज ज़रूर होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जानकारी की कमी होने और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से लोगों में इस तरीके की परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर रीमा दादा, मैं आपसे समझना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप मरीज़ की परेशानी को हल करें। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि मरीज को दिक्कत हो रही है और उनको 10 दिन की दवाई दी जाती है, एंड कोई कारणवश ही होगा कि उनको 10 दिन की दे रहे हैं और फिर बाद में फिर से उनको दी जाती है दवाई, क्योंकि कभी कभी कोई दवाई स्टोर करनी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर, 10 दिन तक उन्होंने दी है, और क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव होगी और वो ठीक तरह स्टोर रहे, राइट टेम्परेचर पे रहे, इसलिए वो 10 दिन की देते हैं और फिर मॉनिटर करते होंगे, आंख देखते होंगे और फिर ही दूसरी नेक्स्ट डोसेज उनको देते होंगे। एंड डेफिनेटली आई डू अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू आल्सो टेल कि हमारे यहाँ अमृत फार्मेसी है, जहाँ जो दवाइयाँ बाहर मिलती हैं बड़ी महंगी, वो यहाँ 50 to 90% रेट पे दी जाती हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र हैं, जहाँ बहुत सारी अबाउट 359 मेडिसिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो एक बारी वो पता करें वो दवाई यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्यों 10 दिन की दे रहे हैं, बाकी दिन की नहीं। मे बी दे आर मॉनिटरिंग द पेशेंट ऑल्सो आफ्टर अ पर्टिकुलर, इतना टाइम दे के वो पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी उन्होंने बोला MRI का, अगर उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो अगर वो डॉक्टर से जाएं और लिखा लें कि ये पेशेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है या ये मुसीबत है, तो डेफिनेटली हम हेल्प करते हैं। मरीजों के लिए तो एम्स बना है और हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उनकी सहूलियत के लिए काम किया जाए। और ये जो MRI की सर्विस है उसको हमने 24/7 कर दिया, 24 घंटे ये चलती है। सारी हमारी 7 मशीन्स ऑल द टाइम वर्क कर रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम केटर कर सकें। और कभी कभी थोड़ा टाइम में लगता है, क्योंकि कई बार जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं उनको बीच में टाइम दिया जाता है बिकॉज उनको इमीडिएटली MRI चाहिए, पर हम डिले नहीं करते। पर अगर इनको इस कारण प्रॉब्लम आ रही है कि कंट्रास्ट खरीदना है, तो ये डॉक्टर से बात करें, और अगर जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे वो लिख सकते हैं कि पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड, तो वो ट्रीटमेंट उनको वो उनका हो जाएगा। आई थिंक दे जस्ट नीड टू कंसल्ट देयर डॉक्टर अगेन। बिल्कुल, और यही जानकारी की ज़रूरत भी है कि कई बार लोग भटकते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि क्या सवाल करने हैं और किससे सवाल करने हैं। और इसीलिए डॉक्टर रीमा दादा, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए, खास करके मरीजों के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। ऐसे में इस बीच में मैं एक सवाल ले लेती हूँ जो दर्शक ने भेजा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ ही लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी बढ़ा है, जैसे कि डायबिटीज़ है, और ठंड के महीने में तो हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो रेगुलर पेशेंट को दिखाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बार बार वो एम्स पहुंच नहीं सकते, तो वो किस तरीके से व्यवस्था में आए और अपना इलाज सहूलियत के साथ करा पाएँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये इम्पोर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना। इन कॉम्प्लेक्स डिजीजेस को हम लाइफस्टाइल डिजीजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे रहन सहन से रिलेटेड है, जैसे कि डायबिटीज हो, डिप्रेशन हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो। सबसे पहले एम्स ने हमने काफ़ी पब्लिक लेक्चर्स, सेमिनार्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है जिसमें ओबेसिटी के रिलेटेड लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें हमने ये जागरूकता बढ़ाई है कि ये जो डिजीजेज जो हमारे रहन सहन से रिलेटेड हैं, अगर हम अपना रहन सहन ठीक करें तो इस कारणवश हम ये डिजीजेस के इंसिडेंस और प्रेवलेंस को कम कर सकते हैं।
सो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है, जहाँ आयुर्वेदा और योगा पे रिसर्च हो रही है। कई ये लाइफस्टाइल डिजीजेस पे रिसर्च हो रही है, जैसे कि ये हम लोग हार्ट डिजीजेस पे कर रहे हैं, और एपिलेप्सी पे हो रही है, हम लोग डिप्रेशन पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिजीजेस पे, कैंसर पे काम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन पे काम कर रहे हैं। सो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज है, उस पे भी हम देख रहे हैं कि योगा का क्या असर होता है। और हम इस शोध के बाद हमें यही पता चला है, जितने भी यहाँ स्टडीज हुई हैं, और पिछले साल जब यहाँ योगा का एक एग्जीबिशन हुआ, देखा गया कि 82 पोस्टर्स लगाए गए जिसमें बहुत मात्रा थी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस पे फोकस थे। और मैं अब ये बहुत अच्छी, लेकिन मैं आपको डॉक्टर ये रीमा दादा, जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है एक ऐसा, तो लोग क्या सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं? एक्चुअली अभी तो हम लोग, हमारा यहाँ नॉट ओनली इंटीग्रेटिव मेडिसिन है एंड रिसर्च का है, पर एक सेंटर फॉर योगा थेरेपी भी है। एक बारी जब ये डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ये डॉक्टर रेफर करते हैं, तो फिर इनको योगा सिखाया जाता है बाय योगा थेरेपिस्ट, जो पहले इनको देखते, उनका पूरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि इनको कोई और एलिमेंट्स तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है तो कौन से आसन नहीं करने, अगर उनको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, कौन से नहीं करने। सो सिमिलरली इनको गाइड किया जाता है। परंतु मैं ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि अगर लोग अपने जीवन शैली में डेली योगा अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, प्राणायाम करें, आसन करें, तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की और मात्रा यहाँ पर कम ये भी हो समझ में आ रहा है कि सिर्फ एम्स में एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेद का और योग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो कि डायबिटिक हो, या फिर हम कह सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट की समस्या हो, ये ऐसे प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। अपने जो भी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे इस बात का जिक्र करें, वो आपको रेफर करेंगे और आप अपना इलाज वहाँ पर और बेहतर तरीके से करा सकते हैं। डॉक्टर रीमा दादा, एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी का रुख करना चाह रही हूँ। अनुष्का, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप वहाँ खड़ी होती होंगी तो सबके पास कुछ ना कुछ परेशानी होती है, और ऐसे में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी परेशानी न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पर करें। इसीलिए बात करिए और जानिए कि और क्या परेशानी है जिसका समाधान हम उनको दे सकें। बिल्कुल पल्लवी, संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हिचकिचा भी रहे हैं, अपनी समस्या बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं वो लोग, लेकिन कुछ लोग खुलकर बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, क्या समस्या है? हम समस्या तो मेरी नहीं, हर एक इंसान की समस्या यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। हाँ बताइए, बोलिए। मैम, मेरी समस्या नहीं है, हर एक इंसान की समस्या है। ये तो मेरे ही बच्चे नहीं है, हर एक के बच्चे ही हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी हारी बीमारी लगी रहती है जो कि रोज की रोज इंसान को हॉस्पिटल आना पड़ता है। नहीं, अनुष्का, इनसे ये सवाल करिए कि एम्स अस्पताल में वो जो इलाज कराने आए हैं उसमें उनको कहाँ बाधा आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, जिसका समाधान हम बता सके अपने एक्सपर्ट के जरिए। एम्स में वो अपने इलाज के लिए आ रहे हैं, तो इलाज के दौरान क्या समस्या आ रही है जो आप बताना चाहते हैं? इलाज के दौरान मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा ही तकलीफ है तो उसको पूरी 1 मंथ की दवाई दी जाए, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और अभी आप पर्ची की बात कर रही थी कुछ। पर्ची ये है कि टाइम बहुत लगता है पर्ची बनवाने के लिए, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर, कभी टाइम निकल ही जाता है, बंद हो जाता है। इनकी समस्या ये है कि पर्ची टाइम पे नहीं बनती है, पर्ची के लिए लोगों को, मरीजों को इधर से उधर भागना सवाल पड़ता है ये। कभी-कभी तो पूरा दिन ही निकल जाता है पल्लवी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। एम्स में हमेशा से ही ये देखा गया कि कार्ड बनाने के लिए, पर्ची बनाने के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। एक दौर वो भी था जब 4 बजे सुबह से लोग लाइन में लग जाते थे। हालांकि उसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन आज भी कई डिपार्टमेंट के अगर आपको टाइम लेने हो तो आपको लंबी लाइनों में से गुजरना पड़ता है। ऐसे में एम्स इस ओर किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से सहूलियत देने की कोशिश कर रहा है?
हाँ पल्लवी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पेशेंट्स को लंबी लाइन में खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तो ये ऑनलाइन सिस्टम बन गया है जिसमें ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और घर में बैठे बैठाए ले सकते हैं। और अब जैसे हम इनकरेज कर रहे हैं कि लेकिन लोग ये डॉक्टर, मैं आभा माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ऑनलाइन करना ही नहीं आता है। एम्स में जितने मरीज आते हैं वो ज़्यादातर गांव और देहात के होते हैं जिन्हें ढंग से मोबाइल तक चलाना नहीं आता है। ऐसे में वो ऑनलाइन किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले पाएंगे? बिल्कुल सही है, पर हमारे यहाँ जैसे 200 कियोस्क भी हैं जिसमें पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं कि यहाँ आने के बाद भी उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए। डेफिनेटली थोड़ा इनिशियली प्रॉब्लम आती है, पर यहाँ लोग हैं जो इनको हेल्प करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी अपॉइंटमेंट लोग ऑनलाइन ले लेते हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है। तो एटलीस्ट 30% अपॉइंटमेंट्स फिर भी रखी जाती हैं जो लोग आके यहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं। पर मैं एक फिर भी बताना चाहती हूँ, पेशेंट्स के सहूलियत के लिए यहाँ पे हम आभा आईडी टोकन्स दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री ये जो आयुष्मान भारत तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत भी एक तो इतनी फैसिलिटी है जहाँ पे अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर दी जा रही है, परंतु इसके साथ साथ हम आभा आईडी टोकन दे रहे हैं इससे। और एम्स को आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑलरेडी से 6 लाख से ज्यादा टोकन हमने इशू करे हैं। और इससे पेशेंट को इतनी सहूलियत होती है कि अगर वो बस टोकन ले ले, उसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेटिंग हॉल है जहाँ पे वो टोकन के सहारे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। उसको वहां लंबे क्यूज में वेट करने की जरूरत नहीं है। उनको स्लॉट दिया जाता है कि उनका टाइम इससे इसके बीच में वो डॉक्टर उनको देखेगा। सारी रिपोर्ट्स उनको उसके तहत उसी नंबर के तहत उनको उसमें मिल जाती हैं। ये रिपोर्ट्स ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें ये भी फैसिलिटी है कि सपोज तुम चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर कोई रिपोर्ट ना देखे तो वो भी है कि वो चीज नहीं एक्सेसिबल होगी। परंतु आई वुड अगेन इनकरेज, जितने भी मरीज आते हैं वो अपना आभा आईडी टोकन लें, अपना डिटेल्स डालें जिससे ये मिले, जिससे इनको फिर दिक्कत नहीं आएगी अपॉइंटमेंट के लिए। बिल्कुल। इस बीच मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके कोई भी सवाल हो तो तुरंत आप व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेजें। बाकी जितने प्लेटफॉर्म हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर निकाल सकें। डॉक्टर रीमा दादा, एक प्रश्न और हमारे दर्शक की तरफ से आया है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसे में एम्स ऐसे सीरियस पेशेंट के लिए क्या कर रहा है? बहुत लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियाटिक की जानकारी तक नहीं है, जबकि ये बुजुर्गों की हर समस्या का समाधान वाला डिपार्टमेंट है। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। आपने 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट का और एक जीरियाट्रिक्स का। सो मैं आपको पहले किडनी ट्रांसप्लांट का बताती हूँ कि हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे अबाउट 3 ट्रांसप्लांट्स होते हैं प्रति हफ्ते, एंड अबाउट 150 to 160 ट्रांसप्लांट्स होते हैं एवरी एवरी ईयर। और इनमें से मेजॉरिटी ट्रांसप्लांट्स कोई रिलेटिव देता है, तो ये होते हैं अबाउट 5 to 10% वो होते हैं जो ऑर्गन डोनेशन से होते हैं, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं। तो ये फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट एक बहुत बड़ी यहाँ पे हमें बार बार क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस की सर्विसेज क्या अवेलेबल हैं जिनको एंड स्टेज डिजीज है और ट्रांसप्लांट के वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास 14 मशीनें हैं डायलिसिस की, और इसकी नंबर बढ़ाई जा रही है। और ये भी आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी लोग इमरजेंसी में दाखिल होते हैं उनको डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। इन एडिशन टू दैट अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी ये वार्ड में दाखिल हैं और उनको डायलिसिस की सुविधा फैसिलिटी चाहिए, वो हम देते हैं। इन एडिशन टू दैट जो भी हमारी सीनियरिटी लिस्ट है फॉर रीनल ट्रांसप्लांट, उसके लिए जब तक वो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, जब तक वो दाखिल हैं, उनको ये डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपना केस जब यहाँ दिखा रहे हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ आपको जैसे बताया कि अबाउट 150 to 160 हो रहे हैं ट्रांसप्लांट्स पर ईयर। सो अगर आपके पास एक डोनर है, टेस्ट होंगे, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा और आपको जरूर ट्रांसप्लांट होगा। और इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें मिनिमल कॉस्ट आता है, केवल 300 या 400 रुपए आते हैं, जिससे वो पेशेंट केवल अपने डिस्पोजेबल चीजें लाता है। और अब तो ये किडनी, ये जो डायलिसिस है,
जो इसके साथ हम पहले करते हैं बिफोर पेशेंट गोज इन फॉर दिस, तो उसके लिए भी अब तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी आ गया है। एंड जस्ट ठीक बिकॉज ये, और इसमें हम मिनिमल कॉस्ट पे ये पेशेंट को कर रहे हैं, और 5 लाख रुपीज पर फैमिली को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक तो है। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा था नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, जिसको अब नेशनल सेंटर ऑफ जेरियाट्रिक्स कहा गया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एक ही बिल्डिंग के तहत जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको, जैसे एम्स बहुत जगह फैला हुआ है, मस्जिद मोड की तरफ एक्सपेंशन हुई है, इन मरीजों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटी, चाहे वो जीरियाट्रिक मेडिसिन हो, जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी हो, रिमेटोलॉजी हो, एंडोक्रिनोलॉजी हो, चाहे वो साइकेट्री हो, यानी इसको आम भाषा में डॉक्टर oncology। रीमा दादा हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग बुजुर्ग हैं वो इधर उधर ना भटके और इस डिपार्टमेंट की तरफ रुख करें। बिल्कुल। और अब तो यहाँ ओपीडी सर्विसेज शुरू हो गई हैं, कई नई क्लिनिक्स हमने शुरू करी हैं, जैसे फ्रेलिटी क्लिनिक, मेमोरी क्लिनिक, और इनको अब इधर उधर टेस्ट के लिए भी नहीं जाना, इनके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन यहीं उपलब्ध होंगी। इनका अल्ट्रासोनोग्राम, सीटी, एक्सरे, डेक्सा स्कैन सब यहाँ होगा। एमआरआई सुविधा अब 3 से 6 महीने में यहाँ शुरू हो जाएगी। डायलिसिस भी यहाँ ही प्रोवाइड किया जाएगा मरीजों को, उसके लिए मशीन्स आ रही हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए अंडरस्टैंड कि हम हर सुविधा एक ही बिल्डिंग में, एक ही सेंटर फॉर जीरियाट्रिक्स में अब प्रोवाइड करेंगे। बड़ी यहाँ दो जानकारी है बेड हैं, बुजुर्गों के यहाँ लिए, आईसीयू है, बड़ी ओटी है। जानकारी और एक तरीके से कहें उनके लिए बड़ी सहूलियत है ये। एक बार डॉक्टर मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करूंगी। अनुष्का, आपसे ये जानना चाहूँगी, वहाँ अगर लोगों से पूछ पाएँ कि पहले के ओपीडी और अब जो नई बिल्डिंग बनी है ओपीडी जहाँ पर है, उसमें क्या उनको सहूलियत नज़र आती है? पहले जितना रश होता था, क्या वो रश वहाँ ओपीडी में कम दिखाई पड़ रहा है या अभी भी उन्हें दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है? एम्स के अंदर ओपीडी में पहले के ओपीडी के मुताबिक अभी क्या दिक्कत आ रही है? कि आपको वहाँ पर भीड़ मिलती है अभी भी? हाँ, भीड़ है। 4 साल ही में भागते, हमारे लड़के की दोनों किडनी खराब है और कोई गौर नहीं है। सब चीज की तैयारी तो फेल कर दिया, और हम कहाँ से रुपया लावे? ना डायलिसिस होता है, बहुआ भेज रहे, बहुआ भेज रहे, कहाँ जाएं? गरीब आदमी 2 महीने ही गए हम यहाँ पड़े हुए, इतना परेशान है। 2 महीने से आप यहीं बैठी हैं? हाँ, यहीं पर हम पड़े हैं। ठीक हमारे है। लड़के की आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल खालिद। ये बाप आपकी क्या समस्या आ रही है? लड़का है हमारा, किडनी फेल है। अच्छा, आप दोनों साथ में हैं? हाँ जी, हमारी बीबी है, लड़के की माँ है, किडनी दे रही है लड़के को। पल्लवी, इनके बेटे को, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है इनको, और 2 महीने से ये लोग यहीं पर बैठे हैं। इस कड़कती ठंड में भी यहीं बैठे रहते हैं। और ओपीडी की बात करें तो वहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है, और इनका नंबर कब आएगा ये बस यही पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जी डॉक्टर रीमा दादा, आपसे जवाब चाहूँगी। देखिए कि एक तो आई अंडरस्टैंड, जैसे इनको ये कह रहे हैं इनको डायलिसिस की ज़रूरत है और ये वेट कर रहे हैं। अगर कुछ इमरजेंसी डायलिसिस चाहिए तो उनको इमिडिएटली दिया जाता, परंतु मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम लोग मेंटेनेंस डायलिसिस नहीं करते हैं। बट आपको इनको ये ज़रूर मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स पे डायलिसिस की सुविधा अवेलेबल है, और 18 लाख से ज्यादा लोगों ने उसकी फैसिलिटी ली है। तो जहाँ पे भी रहते हैं ये आसपास देखें, और इनको जरूर ये सुविधा दी जाएगी। और अगर इनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, और डॉक्टर्स फिर देखते हैं, पर इनको फिर एक इनके पास कोई डोनर होना चाहिए, या तो उनका कोई रिलेटिव देने वाला हो, तो फिर वो उस लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। और डेफिनेटली जो हमारी एक न्यू आरए की ओपीडी बनी है, उससे लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। उसमें करीब 275 कंसल्टेशन रूम है, जहां पहले इतनी ओवर क्राउडिंग होती थी, इतनी गर्मी होती थी, जो लोग सह नहीं पाते थे, या सर्दियों में। अब वो जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें 275 कंसल्टेशन रूम्स हैं, जहां 10,000 मरीज देखे जाते हैं। और करीब डेली एम्स में करीब 20 से 25 हजार मरीज डेली आते हैं, और करीब 42 लाख मरीज
साल में ओपीडी में कंसल्टेशन लेते हैं। और ये जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है, ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बनी है, जिससे वहाँ टेम्परेचर वातानुकूल बिल्कुल रहता है, सो दैट पेशेंट को कन्वीनियंस हो। तो हमने कई फैसिलिटीज तो करी हैं, बट आपको एक बात समझनी चाहिए, जैसे जैसे हमने अपना नंबर बढ़ाया है, जैसे 10 साल पहले हमारे बेड्स की क्षमता थी करीब जैसे कि 2200 428, पर अब हमारी 3500 हो गई है। कई नई प्राइवेट रूम्स भी अब अवेलेबल हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारे फैकल्टी नंबर बढ़ता है, उसी तरह वो फैकल्टी फिर मरीज दाखिल करते हैं, तो वेटिंग टाइम तो अभी भी थोड़ा रहता है। और हमारे ये वार्ड्स में बेड्स फुल होते हैं, नहीं तो हम डेफिनेटली पेशेंट को ले लें। हम क्यों रिफ्यूज करेंगे? आफ्टर ऑल ये हॉस्पिटल बना ही पेशेंट्स के बिल्कुल। और लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि एम्स की तरफ सबकी निगाहें होती हैं, क्योंकि एक तरीके से उसे ऐसे देखा जाता है जहां हर इलाज संभव है और हर बीमारी का जो है एक तरीके से कहें निजात वहीं मिल सकता है, और इसीलिए फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। ऐसे में जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि बहुत लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में IVF की फैसिलिटी किस तरीके से है वहाँ पर, ये एक प्रश्न आया है। बहुत संक्षेप में इसका जवाब दें। यस पल्लवी जी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और हमारे यहाँ एक सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव, जैसे ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है जो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंडर है, और जहाँ पे हमारा एक ART सेंटर है, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, जो फर्स्ट ART सेंटर है एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में। और यहाँ पे पेशेंट्स को डेफिनेटली जिनको भी चाहे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो या फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो नॉट ओनली अदर डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं इसी फील्ड में, और यहाँ पे ये पेशेंट्स को किया जाता है। एंड एट मिनिमल कॉस्ट 60,000 रुपीज पर IVF साइकिल के लिए लेते हैं। और अगर कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसमें बस केवल 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। और करीब 70 to 80 साइकिल्स होते हैं पर मंथ। और जो हमारे सक्सेस रेट्स हैं, दे आर अबाउट 30 to 35%, विच आर कंपेरेबल टू एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर रीमा दादा, और आपने आज इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को फिर से एक रास्ता दिखाया है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से मार्गदर्शन कर रही हैं उससे लोगों को फ़ायदा मिले। अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मरीज़ बाहर हैं, आप भी उनके प्रश्न ले रही हैं। जाहिर तौर पर हम यही कोशिश कर रहे हैं, इस माध्यम का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि मरीजों की जो परेशानी है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी कोशिश से आपको फ़ायदा मिले, लेकिन इसके लिए आपको अपना भी सहयोग देना होगा। बस आपको इतना करना है कि अपनी परेशानी बताने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9873940399 पर अपना सवाल भेजें, ईमेल करें, ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक पर भी सवाल भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी समस्या का समाधान निकाल सके। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम।